हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 61। देखिए यहाँ पर आज हम लोग जो हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में जानेंगे। ये प्रणाली जो है हमारे यहाँ किस तरह से विकसित हुई है और ये हमारे यहाँ कहाँ से हमने ये उठाई है, यानी कहाँ से हमने ये कॉपी की है, वो भी हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए लोकपाल और लोकायुक्त अध्याय को मैं पहले डिस्कस करने से पहले कुछ बातों को पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए पहली बात तो ये है कि आप लोग जब इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर पढ़ लें तभी आप लोग बीच में कमेंट करें, यानी बीच में आप कमेंट ना करें। रीज़न ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी के मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि सर फिर हम जो पहले की संस्थाएं जो बनी हुई थी, सीवीसी वगैरह बना हुआ था, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वगैरह बना हुआ था, फिर उसका मतलब क्या रह गया। देखिए ये यहाँ पर आप बीच में ऐसे करके कुछ कमेंट नहीं करेंगे, यानी पूरा अध्याय जब आप पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो जैसे ही एक पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके बाद तुरंत कमेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, यानी उसके बाद अगर आपके माइंड में कहीं डाउट रह जाए तब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे डाउट्स जो हैं इसी अध्याय के तहत आपके जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो देख लेते हैं कि कहाँ से इसका स्टार्टिंग कहाँ से कैसे हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा है साफ साफ विश्व परिदृश्य, यानी कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ है, कहाँ से ये प्रवृत्ति चली है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लोकतंत्र की जो है लोकतांत्रिक राज्यों की एक पहचान होती है, यानी लोकतांत्रिक जो है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की एक पहचान है। इसमें यहाँ पर आप जानते होंगे कि यहाँ पर शासन जो है नीतियों का निर्माण करता है और प्रशासन जो है उन नीतियों को धरातल पर लागू करवाता है। तो यहाँ पर दिक्कत फिर ये रह जाती है कि प्रशासन के हाथ में शक्तियाँ भी दी जाती हैं, कुछ नौकरशाहों के हाथ में शक्तियाँ दी जाती हैं। अगर वो उन शक्तियों का मनमाने ढंग से या दुरुपयोग करेंगे तो यकीन मानिए जो हमारी जनता है वो तो त्रस्त हो जाएगी, जनता के साथ एक घोर अन्याय होगा। तो उस घोर अन्याय को रोकने के लिए विश्व के परिदृश्य में देखा जाए, यानी कि विभिन्न देशों के परिदृश्य में देखा जाए, तो वहां पर उन्होंने इसके लिए प्रणाली विकसित की, यानी इसके लिए प्रणाली विकसित की, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि लोकतंत्र की सफलता तथा सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है दुनिया के विभिन्न देशों ने कुछ शिकायतों के निवारण के लिए कुछ यहाँ पर संस्थागत युक्तियों का सृजन किया। जैसे कौन कौन सी युक्तियाँ हैं? पहली युक्ति है ओम्बड्समैन प्रणाली है, दूसरी है प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली है यहाँ पर, और तीसरी है प्रोक्यूरेटर प्रणाली, यानी कि जो भ्रष्टाचार वगैरह की शिकायतें वगैरह आती हैं, ठीक है, यानी प्रशासनिक तमाम जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी जो अमला जो होते हैं, ये तमाम तरह के जो है अपने रौब को दिखाते हुए तमाम तरह के भ्रष्टाचारों में संलिप्त होते हैं, ठीक है। तो उन सब पर अंकुश लगाने के लिए ये कुछ प्रणालियाँ विकसित की गई हैं विश्व के संदर्भ में, ठीक है। यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, ठीक है। तो इनमें से आपकी सबसे पहली ये प्रणाली आप देख लेते हैं ओम्बड्समैन प्रणाली, ठीक है। आपकी पहली जो हेडिंग यहाँ पर यही पड़ेगी ओम्बड्समैन प्रणाली, ठीक है। तो ओम्बड्समैन प्रणाली होती क्या है? देखिए ओम्बड्समैन प्रणाली जो शिकायतों के निवारण के लिए दुनिया की सबसे पुरानी जो है प्रणाली है, ठीक है। इसी में लिख लेना कि दुनिया में शिकायतों के निवारण के लिए ये सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संस्था है और इसे जो है स्कैंडिनेवियन देशों की संस्था ओम्बड्समैन है, ठीक है। यानी कि हम भ्रष्टाचार वगैरह के जो तमाम शिकायतों वगैरह के निवारण के लिए सबसे पुरानी संस्था जो है ओम्बड्समैन है, जो कि स्कैंडिनेवियन देश जो है, यानी स्कैंडिनेविया में 5 देश आते हैं, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइलैंड, यहाँ पे 5 देश आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वहीं से प्रचलित हुई, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक विद्वान है जिनका नाम है डोनाल्ड सी रॉबर्ट, ठीक है। तो ये ओम्बड्समैन प्रणाली के एक ख्याति प्राप्त जो आधिकारिक ऑफिशियल विद्वान है, यानी कि ये ओम्बड्समैन प्रणाली को लागू करवाने में या फिर उस प्रणाली में सुधार करने में, रिसर्च करने में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है, ठीक है। ये नाम है इनका डोनाल्ड सी रॉबर्ट, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ इसकी जो परिभाषा दी है, परिभाषा ये दी है कि यह नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाहियों के खिलाफ परिवादों को दूर करने के लिए विलक्षण रूप से उपस्थित एक उपयुक्त एक संस्था है। यानी कि नागरिकों से रिलेटेड कोई समस्या हो या उनके साथ अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाहियां की गई हो, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो परिवाद हैं, यानी जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको दूर करने के लिए एक यहाँ पर एक संस्था बनाई गई है ओम्बड्समैन, ठीक है। तो आप ओम्बड्समैन का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे निकल के आती है, देखिए पहला पॉइंट पहले का सब पॉइंट रखिए यहाँ पे लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ती हैं सेकंड पॉइंट। देखिए ओम्बड्समैन संस्था सबसे पहली बार जो थी 1809 में गठित की गई, ठीक है। यानी सबसे पहली बार ये जो संस्था थी 1809 में गठित की गई। और ओम्बड यहाँ पर एक स्वीडिश शब्द है, यानी ओम्बड यहाँ पर एक शब्द कैसा है? स्वीडिश शब्द है, ठीक है। देखिए इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ
परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि न्यायिक प्रक्रिया की जो जज वगैरह होती हैं वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं, यानी वो भी बिक जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे में न्याय की उम्मीद करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये ओम्बड्समैन प्रणाली यही करती है कि भाई एक ऐसा तंत्र विकसित करती है जिसके जरिए जो प्रशासनिक व्यवस्था के तो अधिकारी आते ही आते हैं, साथ ही साथ न्यायिक कार्रवाई और न्यायिक सक्रियता या न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं, जज वगैरह हैं, उन पर भी जो है उनको भी सुपरवाइज करती है, उनका भी निरीक्षण करती है कि कहीं वो भी तो ऐसा नहीं है कि कहीं रिश्वत के लालच में या फिर किसी के प्रलोभन में आकर कोई निर्णय वगैरह है अपनी मर्जी से दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की प्रणाली है ये। तो सेकंड का सब पॉइंट आपने देख लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर ये जो स्वीडन का, यानी कि ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, ये 1809 में स्वीडन में लागू हुआ था। यानी कि आपको ये भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ये सबसे पहले स्वीडन में लागू हुआ था सन 1809 में ओम्बड्समैन प्रणाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनके मामले शिकायतों में कौन कौन सी कार्रवाई करते हैं यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, प्रशासनिक निर्णय का दुरुपयोग, अर्थात सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्राधिकार का दुरुपयोग हो, ऐसी में स्थिति में ये एक्शन लेगा। लिखना नहीं है, केवल समझना है। कुशासन अर्थात लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो अक्षमता हो, यानी कहने का मतलब ये कुशासन का मतलब क्या होता है, कोई गवर्नमेंट की प्रभावी योजना आई और आपने उसे भ्रष्टाचार से ग्रसित करवा दिया। ठीक है, आप उसका लाभ जो है जनता को पहुंचा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अर्थात काम करने के लिए इसकी मांग करना, यानी कि हमें कोई अगर काम तभी करेंगे जब हमें पैसा मिल जाएगा। तो इन सब की ऐसी चीज़ें जो आएंगी अगर संज्ञान में, ठीक है, तो ओम्बड्समैन प्रणाली जो है इन पर तत्काल कार्रवाई करवाएगा। यहाँ पे बताया गया भाई भतीजावाद हो, जैसे जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद को इंग्लिश में नेपोटिज्म कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि भाई भतीजावाद जैसे तमाम आप सरकारों में देखते हैं कि भाई एक ही परिवार विशेष के, एक ही कास्ट विशेष के लोग जो है विभिन्न विभागों में पहुंचा दिए गए हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, विभिन्न राज्यों में आप देखते होंगे। तो ये जो है नेपोटिज्म वाली जो होती है, भाई भतीजावाद वाली प्रवृत्ति होती है, इस पर अंकुश लगाती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कार्रवाई के यहाँ पर ये बताए गए हैं, यानी कैसे कैसे कार्रवाई करता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये लिखना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वीडन की बात कर लें तो स्वीडन का जो ओम्बड्स ये है, ओम्बड्समैन जो है, ये संसद के द्वारा 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और ये संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है जबकि संसद उसमें अपना विश्वास खो चुकी हो, यानी कि या फिर संसद अपना विश्वास खो चुकी हो तभी ये हटाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से संसद के द्वारा बनाया जाता है। कितने साल के लिए बनाया जाता है, 4 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये अगर बात की जाए इसकी, लेकिन ये इसकी सबसे खास बात विशेषता ये है कि ये संसद के साथ ही जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका दोनों से भी स्वतंत्र होता है, यानी कि सभी का सुपरविजन कर सकता है ये। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है, स्वीडन के बारे में बात हुई। स्वीडन का जो ओम्बड्समैन सिस्टम है, प्रणाली है, वहाँ की बात बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये किस किस के ऊपर निगरानी करता है, और जो स्वीडन का सिस्टम ये है, ये जो है ये नागरिक, ठीक है, न्यायिक तथा सैन्य तंत्र से जुड़े सभी अधिकारी, इनके ऊपर निगरानी रखता है, जिसमें कि वे निष्पक्षता वस्तुनिष्ठता के साथ कानून सम्मत ढंग से अपना कार्य करें, ऐसे करके निगरानी रखता है उनके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला सब पॉइंट। देखिए ये जो है न्यायाधीशों के सहित किसी भी गलत सरकारी सेवक के खिलाफ अभियोग दायर कर सकता है, यानी कि ओम्बड्समैन प्रणाली है ये न्यायाधीशों, यानी इसमें न्यायाधीश भी रखे गए हैं, यानी इसकी परिधि में, ओम्बड्समैन प्रणाली की परिधि में न्यायाधीश भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे बताया गया है किस तरह से जो ओम्बड्समैन प्रणाली जो है स्वीडन में चल रहा है वो किस तरह से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाता है, किस तरह से जो है एक्शन लेता है, वो बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर विशेषताएं भी बताई गई हैं, किस तरह से क्या क्या विशेषताएं ओम्बड्समैन प्रणाली की, तो आपने ये विशेषताएं वगैरह आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी अभी मैं मुंह से बता भी चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो स्वीडन था, स्वीडन ने सबसे पहले ओम्बड्समैन प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, आपने डेट भी देख ली, 1809 में सबसे पहले स्वीडन ने ओम्बड्समैन प्रणाली को अपनाया है। उसके बाद विभिन्न स्कैंडिनेवियन देश हैं, जैसे फिनलैंड 1919 में, डेनमार्क 1955 में, नॉर्वे 1962 में इसे अपनाया। देखिए यहाँ पर इन्हें लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहला देश पूछा जाता है। ठीक है, बाद बाकी जो स्कैंडिनेवियाई देश है उन्होंने कब कब अपनाया ये कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि जो आपका स्कैंडिनेवियाई देश हैं इनमें कौन से देश ने अपनाया है। सबसे पहले अपनाया स्वीडन ने, कब अपनाया है, 1809 में अपनाया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो स्कैंडिनेवियाई देशों ने बाद में अपना ही लिया। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगला पॉइंट आपका चौथा पॉइंट आएगा कि न्यूजीलैंड पहला जो था कॉमनवेल्थ नेशन था जिसने 1962 में ओम्बड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया है। यानी इसने जो है अपने यहाँ पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी पार्लियामेंट से जुड़ी गतिविधियों को सुपरविजन करने के लिए, उनको देखने के लिए इसने ऐसे करके ओम्बड्समैन प्रणाली को अपनाया। यानी इसने ओम्बड्समैन प्रणाली का अपना यहाँ दायरा बढ़ाकर इसको पार्लियामेंट को भी इसके दायरे में रख दिया है। ठीक है, वहीं न्यूजीलैंड के बाद यहाँ पर ब्रिटेन ने 1967 में ओम्बड्समैन की तरह एक संस्था पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन को अपनाया है। ठीक है, तो ऐसे करके जो
ओम्बड्समैन प्रणाली है विभिन्न देशों में प्रचलित हो गई, यानी विभिन्न देशों ने इस प्रणाली को अपना लिया। अब देखिए आपने ओम्बड्समैन प्रणाली की जान ली, यानी विश्व के परिप्रेक्ष्य में आपने जान ली कि ओम्बड्समैन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से कार्य करती है, ठीक है, और लाने का उद्देश्य क्या है वो भी आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर अगली प्रणाली थी प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली, ठीक है। प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली का मतलब क्या था, यानी अगली प्रणाली जो आपकी मैंने बताई थी, ठीक है, यानी कि लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए जो आपने प्रणाली 3 प्रणालियां भी आपने ऊपर देखी थी, फिर से दिखा देता हूँ। ये जो 3 प्रणालियां आपने देखी थी कि हमने 3 संस्थाएं बनाई अपनी, ओम्बड्समैन प्रणाली आपने देख ली। अब अगली प्रणाली आप देखेंगे सेकंड वाली, ये प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि भाई जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति हैं, ठीक है, तो इनके लिए एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की व्यवस्था की गई है, यानी इनसे जुड़े हुए मामलों को उसी कोर्ट के तहत देखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें देख लेना, यानी कि प्रशासनिक जो है न्यायालय प्रणाली में सेकंड हेडिंग आप डाल के लिख लेना इसमें कि फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रेंच व्यवस्था, ठीक है, की गई है और इसकी सफलता के पश्चात इसे फिर अन्य देशों में अपनाया गया, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो अगला वाला था आपका जो प्रोक्यूरेटर प्रणाली, प्रोक्यूरेटर प्रणाली थी वो उसकी शुरुआत सोवियत संघ यानी आज के रूस में, चाइना, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ठीक है, तो इनमें सुलझाने के लिए, यानी इनमें जो विवाद आते हैं, यानी दोनों विवाद जो आते हैं, मुद्दे जो आते हैं जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनको सुलझाने के लिए यहाँ पे प्रोक्यूरेटर सिस्टम की बात की गई थी। क्योंकि इन 2 सिस्टम का हमारे अध्याय में कोई महत्व ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इस पर फोकस नहीं किया है। आपको स्पष्टली बता दूंगा, अगर आप फिर से कहें कि सर इन्हें पे डिटेल में आप समझाइए, इन्हें डिटेल में समझने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पूरा जो हमारे यहाँ का सिस्टम लिया गया है, हमारे यहाँ का सिस्टम जो कॉपी किया गया है वो ओम्बड्समैन प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें ये बाद बाकी जो चीज़ें हैं केवल हमने नज़र डाल ली है, इन्हें समझने से या लिखने से या रटने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ लोकपाल लोकायुक्त से पहले यहाँ पर भ्रष्टाचार के निवारण के लिए कुछ संस्थाएं कार्यरत थीं, उन संस्थाओं का यहाँ पे जिक्र भी किया गया है, ठीक है। कुछ वैधानिक और संस्थागत ढांचे हमने तैयार किए थे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। यहाँ पे लिखा गया अभी, जैसे आपका लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 का, इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी हुई है। ऐसे करके तमाम कानून है राज्य स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर, ठीक है, तो उन कानूनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। राज्य स्तर पर तो यहाँ पे कोई नहीं है, केंद्रीय स्तर पर जो कानून है उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ जो है यहाँ पर कानून बने थे, कुछ यहाँ पर अधिनियम पारित बने थे, ठीक है, जो कि भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध थे, ठीक है। अब बात निकल के आती है अपने भारत के सिस्टम के बारे में, यानी कि ये तो अब आपने पूरा विश्व के परिप्रेक्ष्य में जान लिया, विश्व के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से प्रणाली विकसित हुई भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। अब भारत में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, भारत में हमने इसका कौन सा स्वरूप यहाँ पर अपनाया है, वो हमारे लिए देखना नितांत आवश्यक है। देखिए आपने अभी पिछले अध्यायों में आपने देखा था CVC के बारे में देखा था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देखा था, फिर आपने कुछ आगे बढ़कर CBI के बारे में देख लिया था, CBC CBI के बारे में डिफरेंस भी मैंने बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द में अगर आप समझा जाए, यानी एक लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो CBC जो है वो इसके दायरे में आ जाता है, CBC जो है वो भी इसके दायरे में आ जाता है, यानी सबसे ऊपर यहाँ पे लोकपाल को पहुंचा दिया है। और लोकपाल को बनाने का रीज़न ये था क्योंकि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर कार्यपालिका न्यायपालिका भ्रष्ट हो ही जाए, अब मान लेते हैं विधायिका भी हमारी भ्रष्ट है, विधायिका भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर रही है, तो उसकी जवाबदेहिता कौन करेगा, यानी उसकी जवाबदेही कौन करेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ लोकपाल और लोकायुक्त का एक प्रावधान बनाया, यानी ओम्बुड्स प्रणाली को थोड़ा सा हमने काट छाट के मॉडिफाइड करके अपने यहाँ एप्लीकेबल किया, और इसमें हमने प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे के अंतर्गत ले लिया, राज्यों के जो प्रमुख हैं, राज्यों के यानी मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इसके दायरे में ले लिया, ठीक है, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए जा सके, ठीक है। अब देखते हैं वो कितनी हद तक कारगर रही प्रणाली, वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं लोकपाल की, तो अगली हेडिंग आपने डाल ली होगी लोकपाल। देखिए भारत में जो लोकपाल की सिफारिश थी, ठीक है, ये प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1966-67 में 70 में, ठीक है। तो इसकी सिफारिश पर नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए 2 विशेष प्राधिकारियों लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी व्यवस्था थी वो कैसे कहाँ से ली गई थी, ये स्कैंडिनेविया के जो है यानी स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बड्समैन और न्यूजीलैंड का जो पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तर्ज पर इसकी जो है शुरुआत की गई। चूंकि मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड ने जो ओम्बड्समैन प्रणाली को अपनाया था उसने पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया था, यानी पार्लियामेंट को भी इसने अपने इसके दायरे में ले लिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोनों देशों की जो दोनों देशों के ओम्बड्समैन प्रणाली की जो विशेषताएं थी वो अडॉप्ट करके मर्ज करके लोकपाल और लोकायुक्त में रख दी हमने, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख भी लिया है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए लोकपाल यहाँ पे करता क्या है, ये आपने पहला सब पॉइंट देख लिया। अगला पॉइंट है, देखिए लोकपाल जो है ये मंत्रियों, केंद्र
और राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है। वहीं जो लोकायुक्त होता है वो क्या करता है, ये केंद्र और एक प्रत्येक राज्य में, लोकायुक्त केंद्र में या फिर प्रत्येक राज्य में ये विशेष उच्च अधिकारी जो होते हैं इनके विरुद्ध शिकायतों को देखता है। ये देखिए यहाँ पर तो ये बताया गया है कि लोकपाल जो होता है वो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री वगैरह होते हैं, कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं, या केंद्र और राज्य स्तर के सचिव जो होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर वगैरह जो सचिव वगैरह बनाए जाते हैं विभिन्न परियोजनाओं के, विभिन्न विभागों के, तो उनको देखता है। वहीं लोकायुक्त जो होता है वो केंद्र में निचले लेवल के अधिकारी वगैरह हैं या फिर राज्य स्तर पर जो हैं गतिविधियां हैं उनको देखता है। लेकिन व्यवहार में हमने क्या कर लिया है, व्यवहार में हमने डिवाइड कर लिया है, हमने लोकपाल को यहाँ केंद्र के परिप्रेक्ष्य में ले लिया है और लोकायुक्त को राज्यों के परिप्रेक्ष्य में ले लिया है। व्यवहार में हमने ये किया है, ठीक है, यानी हमने यहाँ पर ये रख दिया व्यवहार में कि लोकपाल जो है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी निकाय हैं उन सबको देखेगा, ठीक है। वहीं लोकायुक्त जो है स्पेशली राज्यों को देखेगा। व्यवहार हमने ये कर लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है, नोट करके यहाँ पे लिख लेना, जो पॉइंट में नहीं लिखवाना चाह रहा हूँ वो यहाँ लिख लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रशासनिक सुधार आयोग जो हमारा बना था ये वाला, तो इसने न्यूजीलैंड की तरह यहाँ पर यानी प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या किया था कि इसने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा है, ठीक है। यानी कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग बनकर तैयार हुआ था इसने ये कहा कि भाई इसमें न्यायालयों को ना रखा जाए, न्यायाधीशों को ना रखा जाए, ठीक है। जबकि स्वीडन में जो है यहाँ पर न्यायाधीश वगैरह इसमें रखे जाते हैं, ये अंतर है यहाँ पर, तो नोट करके यहाँ पे लिख लेना इसमें, ठीक है। कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन्हें जो है यहाँ पर न्यायालय वगैरह है, न्यायाधीश वगैरह है, वो उनको इसके दायरे से बाहर रखा है। अगर आपसे पूछा जाए किन्हें बाहर रखा है तो आप बता देंगे न्यायालय और न्यायाधीश के दायरे में नहीं आते हैं। बाकी भारत के सारे निकाय, भारत के सारे कर्मचारी, इवन एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका जो है ढांचा किस प्रकार से होगा, यानी कैसे नियुक्ति होगी जो लोकपाल की है, ठीक है। देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार यहाँ पर यह कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के जो है परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह से लोकपाल की नियुक्ति करता है। यहाँ पर ये बात कही गई, प्रशासनिक सुधार आयोग में कही गई है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लोकपाल और लोकायुक्त के कुछ कार्य बताए गए हैं। लोकपाल और लोकायुक्त के कार्य क्या क्या होंगे, ठीक है। देखिए पहली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं वो हम देख लेते हैं। ये तो सब जानते ही, स्वतंत्र और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे, तो ऑलरेडी बात है, सब में सबसे ही कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर आप अपना कार्य करेंगे, सबसे ही कहा जाता है। मेन चीजें आप देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इनकी पहली बात जांच और कार्रवाई गुप्त रूप से होगी, इनका चरित्र अनौपचारिक होगा, यानी इनफॉर्मल वे में होगा, फॉर्मल वे में नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, इनकी नियुक्ति उस व्यक्ति की नियुक्ति यहाँ इस पद पर की जाएगी जो गैर राजनीतिक हो। ऐसा ना हो कि भाई कोई पार्टी विशेष का व्यक्ति हो और उसे हमने वहाँ पहुँचा दिया जाए, तो ऑब्वियस ही बात है वो अपनी पार्टी का ध्यान रखेगा, यानी पार्टी के लोगों को बचाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति पहुँचाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका जो कार्यवाही करने का स्तर है वो सेम सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्राधिकारियों के समान ही होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इनका जो स्तर है देश में जो उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान ही होगा ये, ठीक है। इसके अलावा इनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी। न्यायिक दखलंदाजी का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें अपना एक्शन नहीं लेगा या फिर इनकी शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं करेगा, यहाँ पर ये कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश में पहले 1968 में सबसे पहले इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जो है एक विधेयक लाने की कोशिश की है लोकपाल लोकायुक्त के बारे में, लेकिन वो सरकार गिर गई है तो विधेयक पारित नहीं हो पाया है। तो ऐसे करते करते हमने जो है सन 2013 में हमारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बन के तैयार हुआ, ठीक है। यानी तमाम विधेयक अधिनियम लाए गए लेकिन वो निरस्त हो गए। ऐसे करके हमने सन 2013 का एक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो वो देखते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान है, जो हमारा अब जो अधिनियम बन के तैयार हुआ है उसमें क्या क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेना ये वाला, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि ये केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना चाहता है और राज्यों में लोकायुक्त की, यानी इसने डिफरेंस कर दिया कि भाई केंद्र में तो लोकपाल की होनी चाहिए और राज्यों में लोकायुक्त की होनी चाहिए। वहीं प्रशासनिक सुधार आयोग में क्या कहा गया था, प्रशासनिक सुधार आयोग में ये कहा गया था कि लोकपाल जो होगा वो मंत्रियों, केंद्र और राज्य स्तर के सचिवों की देखभाल करेगा, वहीं लोकायुक्त जो होगा वो विशेष या उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखेगा। लेकिन यहाँ पर जब लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बना तो इसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि लोकपाल को आप केंद्र को दे दीजिए और लोकायुक्त जो है राज्यों में आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन कौन आएंगे, पहले का सब पॉइंट। यहाँ पर इसके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य और ABCO श्रेणी के जो अफसर होते हैं और केंद्र सरकार के जो अफसर होते हैं वो सभी इसके निगरानी में आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा
और अधिकतम यहाँ पर 8 सदस्य होंगे। इनमें 50% जो होंगे वो न्यायिक सेवा के होंगे। न्यायिक सेवा से अभिप्राय क्या है कि वकील वगैरह होंगे या फिर ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें न्यायिक क्षेत्र का अनुभव होगा। ऐसे नहीं होंगे कि भाई कोई व्यक्ति जो है अनभिज्ञ व्यक्ति यहाँ पे उठा के बैठा दिया जाए तो वो कैसे जांच कर पाएगा, कैसे अपनी जो है परिणामों को दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50% कैंडिडेट जो है उन्होंने न्यायिक सेवा से लिए हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और निकल के आती है, 50% न्यायिक सेवा का तो प्रावधान था ही है यहाँ पर। अगली इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि लोकपाल के 50% कैंडिडेट जो होंगे वो SC ST, ठीक है, या फिर पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक और महिलाओं के बीच से होंगे। यानी इन्होंने ये कहा यहाँ पर रिजर्व कर दिया है कि 50% सीटें इसमें जो होंगी सदस्यों की उसमें SC ST समुदाय, OBC या फिर माइनॉरिटीज़ और महिलाओं की सीटें उसमें रिजर्व होंगी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बाध्यता रख दी है। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या क्या है। यहाँ देखिए यहाँ पर एक चयन समिति होगी। इसमें चयन समिति में यहाँ पर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर जिन्हें वो नामित करें। ठीक है, तो इन सब की अनुशंसा पर यानी कि और ठीक है, यानी कि ये मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के 4 सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे। ठीक है, ये सब लोकपाल का अध्यक्ष और इसके सदस्यों का चयन करेंगे। यानी लोकपाल और इसके सदस्यों का चयन के लिए ये पैनल तैनात रहेगा, जो कि आपके सामने अंडरलाइन मैंने कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपने 4 पॉइंट लिख लिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री को भी हमने जो है लोकपाल के दायरे में रखा गया है। आपने देख लिया अभी प्रधानमंत्री जो है हमारे वो लोकपाल के दायरे में रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर जो लोकपाल के दायरे में यहाँ बताया गया है सभी वर्गों के कर्मचारी आएंगे, ग्रुप A B C D अधिकारी सहित आएंगे। ठीक है, और CBC जो है ये लोकपाल के द्वारा शिकायत भेजे जाने पर, ठीक है, तो ग्रुप A और B से जुड़ी अधिकारियों की शिकायतें जो होंगी, ठीक है, उनको जांच करने के उपरांत उनसे रिलेटेड कार्रवाइयाँ जो होंगी वो लोकपाल को सौंप देगा कि हमने इन A और B जो कैटेगरी के जो अधिकारी हैं इनसे रिलेटेड ये इश्यू पाए हैं। ठीक है, और फिर बाद में अग्रिम कार्रवाई जो होगा वो लोकपाल लेगा A और B कैटेगरी के अधिकारियों की। वहीं यहाँ पर C और D कैटेगरी के अधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई करने का अधिकार जो है वो CBC का है। ठीक है, यानी आते तो इसके अधिकार क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर CBC को यह अधिकार दिया गया है कि वो जो C और D के लेवल के कर्मचारी जो आते हैं उन पर एक्शन ले। ठीक है, C और यानी कि ये इसे अधिकार दिया गया है, जबकि A और B के मामले में CBC का अधिकार केवल इतना है कि C जो है यहाँ पर केवल वो जांच करेगा, एक्शन नहीं लेगा। एक्शन लेने का कार्य किसका है? एक्शन लेने का कार्य यहाँ पर लोकपाल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना है यहाँ पर अगला पॉइंट कि लोकपाल के दायरे में सभी वर्गों के सहित ये आएंगे। ठीक है, इसी में सब पॉइंट कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC को लोकपाल द्वारा शिकायत भेजे जाने पर ग्रुप A और B अधिकारियों से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिक जांच के बाद, ठीक है, वापस लोकपाल को ही भेज देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं ग्रुप C और D के कर्मचारियों के मामले में CBC अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेगा। ये लिख लेना आप। ठीक है, चाहे शॉर्ट करके लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लोकपाल को कुछ अधिकार और दिए गए हैं, कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। देखिए आई थिंक ये 5वां पॉइंट था, अभी आपने देखा। 6ठा पॉइंट अब आपका ये वाला बनेगा। लोकपाल को कुछ विशिष्ट अधिकार ये दिए गए हैं कि लोकपाल देश में किसी भी जांच एजेंसी का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, या उसको सुपरवाइज कर सकते हैं या उसे गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। यहाँ यानी CBI को भी दे सकती हैं। ऐसा नहीं है CBI इनके जो है इनके बाहर हो, CBI इनसे बाहर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। CBI भी इनके अधीन आ जाता है। ठीक है, ये लोकपाल को यहाँ पर ये पावर है कि लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों पर वह किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण, सुपरविजन और इन्हें दिशा निर्देश करे। CBI पर भी, यानी CBI से अलग नहीं है, CBI को भी दिशा निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है, उसकी भी सुपरवाइज ये कर सकते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी जांच सीमा के बारे में बताया गया है, यानी इसकी जांच सीमा कैसे होगी। ठीक है, यानी जांच सीमा ये है कि प्रारंभिक जांच के लिए यहाँ पर 3 माह है, यानी कि 3 माह के लिए, यानी प्रारंभिक जांच किसी के बारे में करवानी है उसके लिए समय कितना मिलेगा? 3 माह का मिलेगा। और बढ़ाने की अवधि कितनी है? 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हमने किसी के बारे में प्राथमिक जांच करवानी हो, प्रारंभिक जांच करवानी हो, उसे हमने 3 महीने का समय दे दिया जांच के लिए। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हमने 3 महीने और बढ़ा दिया समय। वहीं यहाँ पर विधिवत जांच के लिए यहाँ पर हमने रेगुलर जांच के लिए हमने 6 माह का समय दिया। ठीक है, और इसे भी जो है 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है 6 माह में जांच पूरी ना हो विधिवत जांच, फिर हमें 6 माह के लिए बढ़ाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ विधिवत जांच के लिए 6 माह का और बढ़ा दिया। वहीं मुकदमा दायर करने के लिए हमने क्या है, समय सीमा 1 साल है। अब 1 साल के भीतर नहीं हो पाया कैसे भी करके, तो हमने 1 साल और बढ़ा दी। ठीक है, तो ये 3 स्थितियाँ आप नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, ये प्रारंभिक जांच के लिए 3 माह और जो कि 3 माह तक और 3 माह और बढ़ाया जा सकता है। विधिवत जांच के लिए 6 माह जो कि 6 माह और बढ़ाया जा सकता है, और मुकदमे के लिए 1 साल जो कि 1 साल की और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात लिख लेना। यहाँ पर
जो ये मुकदमा होगा, मुकदमा विशेष अदालत गठित कर चलाया जाना चाहिए। यानी कि विशेष अदालत का मतलब ये है कि जहाँ पर लोकपाल भी बैठे हैं, ठीक है, लोकपाल भी एक एज ए जज के रूप में भूमिका निभाएं, तो ऐसी विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अदालत पर नहीं चलाया जाएगा। इनकी खुद की विशेष अदालत होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर इसने कुछ सजा का भी प्रावधान है। सजा का प्रावधान ये है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तैयार हुआ है हमारे यहाँ। इसके तहत अधिकतम दंड देने का प्रावधान जो 7 साल का है, ठीक है। तो ये यहाँ पर यानी अधिकतम दंड देने का प्रावधान इसने जो है 7 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया है। इन भ्रष्टाचार के मामले में कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसे जो है 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में। तो ये पॉइंट आप लिख लेना। वैसे आप याद करना चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं भ्रष्टाचार के। देखिए ये सब लॉ वाले सब जो आर्टिकल्स हैं, तो लॉ वाले स्टूडेंट तो अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर आप में से कोई नया व्यक्ति है, ठीक है, तो उनको बड़ा दिक्कत हो रही होगी। तो ये देखिए मैं पॉइंट्स भूल गया, कौन सा पॉइंट चल रहा था, छठा पॉइंट, ये 7वां था और ये 8वां पॉइंट पे हम पहुंच गए थे यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब देखिए 9वां पॉइंट जो है उसकी भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखनी है। यहाँ पर बताया गया है कि जिन संस्थाओं पर सरकार का पूर्णतः या अंशतः वित्तीयन होता है, ये लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहीं जिन संस्थाओं को सरकार वित्तीय सहायता देती है वे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए कुछ संस्थाएं तो आप जानती हैं गवर्नमेंट के अधीन होती हैं, यानी उन पर गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिन्हें रेगुलर रूप से गवर्नमेंट कुछ शेयर के रूप में, यानी 20%, 10% जो भी हो वो रेगुलर रूप से धनराशि देता रहता है, ठीक है। तो एक वो संस्थाएं होती हैं। इन 2 तरह की संस्थाओं को तो लोकपाल के अधीन सीधे रखा गया है। अब देखिए कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनको गवर्नमेंट जो है किसी कहीं स्टार्ट करने के लिए कहीं एक बार सहायता प्रदान कर दी, ठीक है, लेकिन बाद बाकी जो फंडिंग हो रही है, बाद बाकी उनका जो संचालन हो रहा है प्राइवेट फर्म के हाथ में हो रहा है। तो ऐसी संस्थाएं जो होती हैं वो लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगी, ये ध्यान रखना। यानी कि हमने मान लीजिए कोई संस्था है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी संस्था को शुरुआत करने के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड दे दिया, ठीक है, जैसे लोन के रूप में दे दिया हो या फिर जिस तरह से दे दिया हो, ठीक है, विकास करने के लिए दे दिया हो, जो भी करने के लिए दे दिया हो, और बाद में वो पूरी संस्था जो है पब्लिक या सहकारी समूह चला रहे हैं, ठीक है, तो वो संस्था जो है लोकपाल के दायरे में नहीं आएगी। यहाँ पर साफ साफ ये बताया गया है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा यहाँ पर आगे भी देखते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, 10वां पॉइंट देखिए। यहाँ पर 10वां पॉइंट ये है कि सभी इकाइयाँ जिन्हें विदेशों से दान में पैसा मिलता है और नो FCRA यानी विदेशी अनुदान नियमन एक्ट के तहत 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष से ज़्यादा अनुदान पाते हैं, ये लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिए गए हैं। देखिए FCRA का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि 2010 में बना था। FCRA जो एक्ट था वो 2010 में आया था। इसमें यह कहा गया था कि भाई किसी व्यक्ति पर यानी कि यहाँ पर जो बाहर से, आपने देखा होगा तमाम जो 2 देश हैं बाहर से विदेशों से फंडिंग करते हैं, ठीक है, तो विदेशों से फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि विदेशों की फंडिंग का प्रयोग जो है गलत रूप में भी होता है, तमाम आतंकवादी गतिविधियों में भी होता है, तो इन सब पर अंकुश लगाने के लिए जो FCRA कानून बनाया गया था, ठीक है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें इसके नियम वगैरह वर्णित किए गए थे। तो यहाँ पर कहा गया है FCRA के बारे में, यानी कि यहाँ पर विदेशी अनुदान जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन में मान लो किसी संस्था को 10 लाख रुपए से कम का अनुदान मिल रहा है तो वो लोकपाल के दायरे में नहीं आएगी। और मान लीजिए कोई संस्था विदेशों से 1 करोड़ या फिर 10 लाख से ऊपर, 10 लाख 10 लाख यानी कि 10 लाख से ऊपर जो भी रकम है वो प्राप्त कर रही है, तो वो सभी संस्थाएं लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अधीन आएंगी। यहाँ पर ये बात साफ साफ लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कमियां बताई गई हैं। कमियां बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कमियां क्या क्या हैं? देखिए कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर हमारे देश की ये है कि हमने चीज़ें तो बहुत सारी बना ली हैं कि हमारे यहाँ ये है वो है, लेकिन हमने उन्हें इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाया है। यही सबसे बड़ी हमारी कमी है, ठीक है। संविधान में देखिए, अगर संविधान को वास्तव में सही रूप में अगर अप्लाई किया जाए तो वाकई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने संविधान की जो हमारा ढांचा है वो इस तरह से गुथा हुआ है कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उन्हें स्पष्ट करना ही सबसे बड़ा दुष्कर है। स्पष्ट करने का बहुत बड़ा अभाव है। तो ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका फिर से सुपीरियर हो जाती है कि कोई भी दिक्कत हो सुप्रीम कोर्ट ही उसका न्याय निर्णय करता है। तो ऐसे में संस्थाएं जो तमाम बना दी गई हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये संस्थाएं कहते हैं कि एकदम फीकी पड़ जाती हैं। संस्थाएं मतलब इनके हाथ में कुछ रह ही नहीं जाता है। तो वही यहाँ पर बताई गई हैं कमियाँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई स्वतः संज्ञान से कार्रवाई शुरू नहीं होगी। ये सबसे बड़ी कमी थी, CBC में भी थी और यहाँ पर भी थी, ठीक है। यानी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है जोर शिकायत के प्रारूप पर, विषय वस्तु पर नहीं, ठीक है। यानी शिकायत का प्रारूप कौन सा है, यानी शिकायत किस तरह की शिकायत है, उसकी विषय वस्तु से कंटेंट पर नहीं की जाएगी। यानी शिकायत का प्रारूप क्या है, किसके जो है कॉन्ट्रास्ट में की गई है, ठीक है।
दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखिए, सेकंड पॉइंट भी छोड़ दीजिए, थर्ड पॉइंट यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गलत और धोखेबाजी वाली शिकायतों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो अननेम्ड शिकायत वगैरह आती है, यानी बहुत से व्यक्तियों को डर लगता है कि भाई मान लीजिए हमने किसी बड़े प्राधिकरण के खिलाफ, किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ शिकायत करी तो हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा, हमारे साथ कठोर से कठोर हमें यातनाएं देगा। तो ऐसी शिकायतें जो होंगी, मान लीजिए आपने सादे कागज पर शिकायत आप लिख कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसके साथ अगर चाहें आप संलग्न दस्तावेज भी लगाते हैं, ठीक है, और इसे डिब्बे में भी गिरा दें उसके, यानी कि जो लोकपाल के डिब्बे में भी सेंड कर दें या फिर पोस्ट कर दें, तो भी इस पर एक्शन नहीं ली जाएगी। सबसे बड़ी कमी इसकी ये है, यहाँ पे लिखा भी है कि अनाम शिकायतों की अनुमति नहीं है, सादे कागज पर शिकायत नहीं कर सकते, भले ही उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हो और उसे डिब्बे में गिरा दिया हो, डिब्बे से मतलब बाई पोस्ट कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, आप ऐसी शिकायतों पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह के सारे रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिए, स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते, खुद से कार्रवाई नहीं कर सकते। अब भाई दूसरे व्यक्ति जो है, अब आप ये बात तो ऑलरेडी जानते हैं लोकतंत्र में कि लोकतंत्र की अवधारणा में कहीं ना कहीं जो पावरफुल व्यक्ति हैं, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं या मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा तमाम बार आरटीआई कार्यकर्ता मारे भी जाते हैं इस तरह से, आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, ठीक है, कि तमाम आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार में काफ़ी सख्त भी हुआ है, लेकिन कहते हैं कि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इतर है, ज़मीनी हकीकत अभी बदल नहीं रही है। ज़मीनी हकीकत पर आज भी जो है आरटीआई कार्यकर्ताएं जो हैं उनकी जो है हत्या की जा रही है, या फिर और जो समाज सेवक वगैरह उनकी जो है बिल्कुल नहीं चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि भाई लोकपाल स्वतः ही संज्ञान ले और मामलों का निपटान करे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है उसको कानूनी सहायता का प्रावधान ये है। कानूनी सहायता का प्रावधान मतलब ये है कि भाई वो अपने डिफेंड में, अपने बचाव में वो भी वकील कर सकता है, वकील के जरिए अपना बचाव कर पा सकता है कि भाई हम है ही नहीं संलग्न। तो ऐसे करके ये प्रक्रिया बन जाती है, एक न्यायालय की प्रक्रिया बन जाती है, और न्यायालय की प्रक्रिया बन जाने की वजह से क्या होता है, एक लंबा समय चलता है, लंबा समय खिंचता चला जाता है, और लंबा समय खिंचने की वजह से न्याय मिल ही नहीं पाता, और एंड में जो है वही कहावत नहीं, ढाक के तीन पात, यानी कि स्थिति जैसी की तैसी बनी रहती है। तो ऐसे में लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा बिल्कुल व्यर्थ चली जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी कमी ये है। अब यहाँ पर लिखा है 7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता, यानी 7 साल के भीतर भी तो आप शिकायत कर सकते हैं, यानी 7 साल से ज़्यादा समय हो गया आपको तो आप शिकायत नहीं कर सकते। मान लीजिए आप 10 साल पुरानी कोई मुद्दा है, 10 साल पुराना कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उस पर एक्शन नहीं लेगा ये। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रख तो लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई शिकायत होगी तो उसकी जांच करने की तरीका जो है बहुत ही अपारदर्शी है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें पता ही नहीं चलेगा कैसे जांच कर रहे हैं ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है अपना मन समझाने के लिए बनाई गई हैं, यानी कि जनता का मन समझाने के लिए बनाई गई हैं। एक लाइन में अगर मैं कहूँ, वो कहना बिल्कुल गलत भी नहीं होगा। हकीकत ये है कि आज वर्तमान में अगर आप लोकपाल, लोकायुक्त ये सब देख रहे होंगे विभिन्न राज्यों में, तो आप पाते भी होंगे कि कोई भी संस्थाएं जो है अपना दायित्व तो सही से नहीं निभा रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी बंदिशें ही थोप दी गई हैं, इतना उनके द्वारा ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि उनको कहते नहीं है कि बनाने का या फिर उनके कार्य करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ के जो बैठे हुए निदेशक वगैरह हैं, अध्यक्ष वगैरह हैं, वो केवल और केवल सरकारी तनख्वाह खा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही हकीकत है जो कि आप इस लक्ष्मीकांत की किताब में भी पढ़ रहे हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई लोकायुक्त की क्या स्थिति है। ठीक है, लोकायुक्त की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात, इंपॉर्टेंट बात लोकायुक्त के बारे में मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसी में लिखना है, इसी वाले पॉइंट में, जो पहले मैंने नहीं लिखवाई लेकिन यहाँ लिखवाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, ये एक्ट राज्यों को ये आज़ादी देता है कि उनके यहाँ लोकायुक्त की संरचना कैसी होगी, यानी लोकायुक्त की संरचना कैसी होगी, कौन सा व्यक्ति लोकायुक्त बनेगा, इस बात की राज्यों को आज़ादी दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की ढील दी जाएगी केंद्र के द्वारा राज्यों को, तो राज्य कोई चाहेगा कि भाई कोई हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उठाए, बिल्कुल नहीं चाहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो यही छूट दे देगी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में। ठीक है, तो लिख लेना कि यह एक्ट राज्यों को ये आज़ादी देता है कि उनके यहाँ लोकायुक्त की संरचना कैसी हो। तो इसी एक्ट का फायदा उठाते हुए तमाम राज्यों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने फेवर में जो है यहाँ पर लोकायुक्त बना लिए हैं। चूंकि बनाने का रीज़न यही है कि भाई दिखाना तो पड़ेगा हम इतने पारदर्शी हैं, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम था, इसको बनने से पहले देखिए पहला पॉइंट तो वो लिख लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ये जो बात की गई थी, यानी कि ये 2013 अधिनियम की बात की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकायुक्त अधिनियम जो है हमारे देश में, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम बनने से पहले कुछ राज्यों ने अपने यहाँ लोकायुक्त भी तैनात कर दिए थे और लोकायुक्त अधिनियम भी बनाया था कुछ राज्यों ने। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य थे वो देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पर सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके VCS एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे पहले लोकायुक्त का गठन करने वाला राज्य कौन सा था, ये महाराष्ट्र था।
लेकिन सबसे पहले राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला राज्य कौन सा था? ठीक है, ये था ओडिशा। यानी उड़ीसा में सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम जो है 1980 में पारित 1970 में पारित हुआ है और 1983 में ये लागू हुआ है। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके अलावा कुछ और राज्य थे जिसमें 21 राज्य और थे जिनमें जो है पहले से लोकायुक्त वाला प्रावधान चला आ रहा था। ठीक है, तो देखिए आप खुद समझ सकते हैं जब कोई संरचना राज्यों की मनमर्जी पर निर्भर कर दी गई हो, मनमर्जी से कह दिया गया हो कि आप मनमर्जी से आप उसकी संरचना का गठन कर लीजिए, तो यकीन मानिए राज्य अपनी मनमर्जी ही चलाएंगे वहाँ पर। ठीक है, राज्य एक नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर बताई गई है कि सबसे बड़ी बात ढांचागत भिन्नताएं हैं, यानी हर राज्य की लोकायुक्त का ढांचा समान नहीं है। ठीक है, यानी कुछ को कुछ ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं, कुछ शक्तियाँ बहुत कम दे दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति का प्रावधान बताया गया है कि लोकायुक्त, सबसे बड़ी बात है लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, कि इनकी नियुक्ति है या उप लोकायुक्त की नियुक्ति है, इसके संबंध में राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होगी। राज्यपाल जो होगा राज्य हाईकोर्ट यानी कि हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा और राज्य विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा, इसके परामर्श से इनकी नियुक्ति करेगा राज्यों में। ठीक है, तो ये आप लिख लेना नियुक्ति का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं, योग्यता क्या क्या होगी। देखिए योग्यता के बारे में भी यहाँ पर वही है कि राज्यों को जब स्वतंत्र रूप से अधिकार दे दिया गया है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत, तो यहाँ पर योग्यता का जो है प्रावधान कुछ राज्यों ने रख लिया है, कुछ राज्यों ने योग्यता का प्रावधान नहीं रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, असम में तो इनके लिए न्यायिक योग्यता यहाँ पर निर्धारित की गई है। वहीं बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान, इनमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, ये लिखना नहीं है। आपने एक ही लाइन, सबसे पहली जो लाइन थी वही आपने एक लाइन अपने शब्दों में पढ़ ली और वही लाइन आपके लिए पूरा अर्थ कंप्लीट करवा दे रही है। ठीक है, हम तो यहाँ केवल आपको दिखा दे रहे हैं। कार्यकाल कितना होगा? देखिए अधिकांश राज्यों में जो इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष का है। ठीक है, लेकिन जो भी है ये आप जानते हैं कि यहाँ पर जब इनके हाथ में संरचना दे दी गई है तो अपनी मर्जी से ये 5 साल क्या 4 साल भी कर सकते हैं, 2 साल का भी कार्यकाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकपाल या लोकायुक्त जो भी हो, इनकी पुनर्नियुक्ति की नियुक्ति के पात्र ये नहीं होते हैं, क्योंकि यार सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो हैं इतनी बड़ी उच्च संस्था के प्रधान बनाए जाते हैं जो कि भ्रष्टाचार की रोकथाम करती है। अगर इनकी फिर से कहीं नियुक्ति की जाएगी तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक ये रहेगा कि भाई हमारे लालच की भावना रहेगी। तो लालच की भावना जब इनके मन में रहेगी तो ये अपने यहाँ पर पद पर बैठकर न्याय निर्णय सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार की रोकथाम सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का जो है, यानी कि इस तरह की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान ये खत्म कर दिया गया है ताकि इनके मन में कोई भ्रष्टाचार या फिर कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की कोई भावना न रह जाए पद के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर कर दी गई है। तो यहाँ कार्यकाल के बारे में वैसे अमूमन 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है अधिकांश राज्यों में, लेकिन यहाँ इसकी संरचना भी राज्यों पर निर्भर है। अधिकार क्षेत्र की बात की गई है कि अधिकार क्षेत्र कहीं ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र और MP, गुजरात में मुख्यमंत्री इसकी परिधि में रखा गया है, वहीं मुख्यमंत्री इसकी परिधि से बाहर है। ये कुछ पॉइंट हैं वो लिख लेना अधिकार क्षेत्र के। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश इनमें जो है ये मध्य प्रदेश, गुजरात में मुख्यमंत्री इसकी परिधि में आता है, वहीं इनमें MP हुआ, महाराष्ट्र हुआ, UP हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार, उड़ीसा, इनमें लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में मुख्यमंत्री नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर है मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को सभी राज्यों के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। महाराष्ट्र में यहाँ पर इन्होंने कर्मचारियों को भी रखा है, अधिकारियों के अलावा जो विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर रखा है। ठीक है, वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश ने राज्यों में विधानसभा सदस्यों को इसके दायरे में रखा है। ठीक है, तो ये कुछ इसका बताया गया है कैसे कैसे करके यहाँ पर इन्होंने अपनी व्यवस्था है, अधिकार क्षेत्र कैसे कैसे लोकायुक्त को प्रदान किया है। ठीक है, तो बताया गया है। जांच प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया कि अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध की गई शिकायत पर अथवा स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा है कि लोकायुक्त स्वयं से पहल नहीं कर सकता है। तो सबका ढांचा अलग अलग है, जांच क्षेत्र भी सबका अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए फाइनली इस चैप्टर को एंड में एक लाइन में आप समझ लें। देखिए समझने में कुछ भी नहीं है इस चैप्टर को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है भाई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सीधी शब्दों में मैं देखिए घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता, सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ। आप भी अभ्यर्थी हो, ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है, हमें एग्जाम पास करना है, हमें जो चीज़ें हैं पढ़नी है, समझनी है और एग्जाम पास करना है। अगर आप थोड़ा ऐसे भावनाओं से जोड़ के देखेंगे, ठीक है, तो आप ये पाएंगे ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें इसकी कमियां देख चुके हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अपनी भावनाओं से बिल्कुल भी ना जोड़ें, कि भावनाओं से अगर आप जोड़ देंगे तो यकीन मानिए आपको फिर
आप जो है ना अपना जो सिस्टम है, सिस्टम के प्रति आप क्वेश्चन करने लगेंगे। जब आप सिस्टम के प्रति क्वेश्चन करने लगेंगे तो यकीन मानिए उसकी योजनाएं हैं, हर जगह आपको एक आलोचक के रूप में आप वहाँ पे बन जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम यहाँ पर अभी आलोचक ना बने, आलोचक बनने का जब समय आएगा तब बनना आप, ठीक है। अभी आपका उद्देश्य क्या है कि आपका उद्देश्य ये है एग्जाम क्रैक करना है आपको, ठीक है। चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो उसे क्रैक करना है। उसके संबंध में आपने यहाँ ये प्रावधान पढ़ लिए हैं, ठीक है। इनको मेमोराइज करना है और वहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन सही करना है। आपका भी प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पर ये है। ये सब चीज़ें एक बाद की चीज़ें हैं कि यानी आप अपने भविष्य में जाकर इन सब चीज़ों को किस तरह से आप लेते हैं, किस तरह से मान लीजिए आप किसी ऊंचे पद पर पहुंच गए, या ऊंचे पद के अलावा आप मान लीजिए राजनीति में आ गए, राजनीति में ऊंचे पद पर राजनीति में पहुंच गए, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ये सब जो कुप्रथाएं हैं, ये सब जो चीज़ें चली आ रही हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, वर्तमान में, यानी कि इन्हें शक्तियाँ देकर भी इन्हें शक्तिहीन बना दिया गया है, तो वो सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे, उन्हें आप कैसे बदलेंगे, तो ये चीज़ें बाद में मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने माइंड में आप रखिए कि हम ऐसे पद पर पहुंचेंगे, ऐसी जगह पहुंचेंगे, ताकि हम ये सब जो चीज़ें बनी हुई हैं इनको बाकी बदलने की कोशिश करेंगे, बदलने का पूरा जहन उठाएंगे, ठीक है। तभी हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र वास्तव में सही अर्थों में, सही मायने में जो है स्वतंत्र हो पाएगा। यकीन मानिए ये सब चीज़ें जो संस्थाएं बना दी गई हैं, ये कहीं ना कहीं एक कहते नहीं है कि ये सब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यानी कि हमने इतना बड़ा एक वास्ट वे में, एक बहुत बड़े दायरे में हमने सब चीज़ें संस्थाएं क्रिएट कर दी, सीवीसी क्रिएट कर दी, सीबीआई क्रिएट कर दी, लेकिन एक अर्थ निकल के वही आता है कि सब कुछ करना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है, ठीक है। यानी जो सरकार सत्ता में है, सत्ता में पूर्ण बहुमत से सरकार है, वो जैसा चाहेगी वही होगा, ठीक है। वो बात आप सब जानते हैं ऑलरेडी। चाहे कोई भी गवर्नमेंट पूर्व में रही हो या वर्तमान में कोई भी रह रही हो गवर्नमेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यही है, जो गवर्नमेंट सत्ता में पूर्ण बहुमत से होती है वो हर तरह से जो है हर विभाग को, हर प्रशासन को अपने अधीन करने की पूरी कोशिश करती है, और हर विभाग, हर प्रशासन उसके अधीन चलता भी है। या वर्तमान परिस्थितियां आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो सब परिकल्पना की गई है, ये परिकल्पना, वो परिकल्पना, ये सब व्यर्थ चली जाती है। यहाँ पर केवल फिर एक ही संस्था रह जाती है जो कि है सुप्रीम कोर्ट। वो कुछ हद तक जो है ऐसे दबावों से बची हुई है, ठीक है। बाद बाकी संस्थाएं जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में आकर ध्वस्त हो जाती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है बहुत हद तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके दबाव से बच जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपने आज का वीडियो देख लिया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो भी जान लिए, और इस वीडियो से रिलेटेड आई थिंक आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे, आप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें। इसके अलावा देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना से रिलेटेड, तो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का दायित्व ये है कि आप लोग जो है अपने घर पर ही बैठकर अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए, जो कोई छात्र जो है कोचिंग संस्थान वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कोचिंग संस्थान वगैरह जो हैं वो जून के लास्ट में, यानी कि या फिर जुलाई से स्टार्ट होंगे, उससे पहले स्टार्ट होने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ, लॉकडाउन केवल 21 दिन का ही नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर ये बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि आप जो है तैयारी अपने घर से ही करें। और देखिए, कुछ लोगों के कमेंट मुझे मिल रहे थे, सर जो 2020 का जो प्रीलिम्स है यूपीएससी का, क्या वो पोस्टपोन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है पोस्टपोन। मान लीजिए अगर कर्फ्यू बढ़ाया जाता है, यानी अगर सरकार लॉकडाउन का समय बढ़ाती है, यानी कर्फ्यू को बढ़ाती है सरकार, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 2020 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है यूपीएससी का, वो पोस्टपोन हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सेंटर जो बनाए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में बनाए जाते हैं, और बड़े बड़े शहर पूरी तरह से लॉकडाउन है, पूरी तरह से शहरी लॉकडाउन नहीं, पूरा देसी लॉकडाउन है, ठीक है। तो ऐसे में यूपीएससी एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं, इसको आप एक मतलब नर्वस तरीके से ना लें कि हम घरों में कैद हैं या फिर हम कुछ कर नहीं सकते, हम बिल्कुल निरर्थक हो गए, हमारी पढ़ाई बेकार हो गई, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। केवल आप घरों में कैद हैं, आपके हाथ में आज भी पूरी दुनिया जो आपकी मुट्ठी में, यानी आपके मोबाइल में पूरी दुनिया समाहित है। तो ऐसे में इस समय का जो सदुपयोग करें, ठीक है, मेरी सबसे यही आग्रह है। देखिए, आपको ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए आप इस समय का प्रयोग करें। यानी आप ये बिल्कुल ना सोचें घरों में लॉकडाउन है या फिर एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा तब रहेगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आपसे सबसे गुजारिश मेरी ये है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।